जी, तो अब हम अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि वैल्यूज़ बेसिकली क्या होती हैं। दोबारा से इसको हम देखते हैं कि वैल्यूज़ आर ब्रॉड प्रेफरेंस कंसर्निंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन और आउटकम। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, ठीक है? इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन इंडिविजुअल. They contain a judgmental element in that they carry the individual idea of what is right, good or desirable. तो मैं किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कि जैसे कह सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मैं चाहता हूँ और क्या मैं नहीं चाहता। तो बेसिकली ये कुछ वैल्यूज की बात आती है कि एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन या आउटकम की अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से मतलब जो एक हम इसमें देख रहे होते हैं। अच्छा, सोर्सेज ऑफ वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव डिफरेंट सोर्सेज व्हिच इफेक्ट वैल्यूज आर लाइक पेरेंट्स, फ्रेंड, टीचर, रोल मॉडल, एक्सटर्नल रेफरेंस ग्रुप्स वगैरह। इसमें मतलब हमारे पास हम इनसे अडॉप्ट कर रहे होते हैं, लाइक व्हाट आवर पेरेंट्स taught us, we continue that legacy in the future. So फ्रेंड्स के साथ हम हैं, मतलब वहाँ पे हम जो चीज़ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, आवर टीचर्स व्हाट शुड दे लर्न, या वो हमको क्या सिखा रहे हैं, ये यहाँ पे सारी मतलब ये चीज़ें आ रही होती हैं। हमारे रोल मॉडल्स की लाइक बात करें हम कि लाइक वो रोल मॉडल्स जो है, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अगर हम बात करते हैं, वी हैव द टाइप्स ऑफ वैल्यूज, डिफरेंट सोर्सेज व्हिच इफेक्ट वैल्यूज आर, वी हैव टू टाइप्स. द फर्स्ट इज द टर्मिनल वैल्यूज एंड द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज. वर्क वैल्यूज की बात करें कि वर्क वैल्यूज आर ऑन अ वर्कर पर्सनल कन्विक्शन अबाउट expected outcome, work and behavior at work. What the values actually, if I talk, some are our some are the individuals values and some are the work values. वर्क वैल्यूज बेसिकली अगर हम उसकी बात करें कि पर्सनल कॉन्विक्शन की हम बात कर रहे होते हैं कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द वर्क एंड व्हाट आर आवर बिहेवियर एट वर्क. Outcomes might include a comfortable existence which with family security, a sense of accomplishment and self-respect, or social recognition, and an exciting lifestyle. कि किस तरह से हम अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हैं, हाउ वी अचीव ऑल द टास्क एंड द टारगेट्स सक्सेसफुली विद आवर पॉजिटिव माइंड. तो किस तरह से एक सोशल रिकॉग्निशन की वहां पे बात आ रही होती है, एक्साइटिंग लाइफस्टाइल की बात आ रही होती है. वर्क वैल्यूज गाइड एथिकल बिहेवियर एट वर्क, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्थीनेस एंड द हेल्पफुलनेस. Appropriate work behavior at work include being ambitious, imaginative, obedient, self-controlled, and the respectful. Some common work values, some of the values are the achievements, career advancement, like what we achieve in our career, what we where we want to go, and what how we achieve that. Concern for other, compassionate behavior ke, like I'm also careful, or for my colleagues, with my co-workers. I work with honesty, provision of accurate information, लॉयल्टी के साथ काम कर रहा हूँ. फेयरनेस की बात आ गई, इम्पार्शियलिटी की बात आ गई यहाँ पे. After that, we have some rights. के राइट्स क्या हो सकते हैं, लाइक राइट की अगर हम बात करते हैं, क्या पर्सन जस्ट क्लेम और एंटाइटलमेंट focuses on the person's action or the action of other towards the person. कि एक हम ये कह सकते हैं कि मेरा काम करना ये एक मेरा राइट है, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स आर लीगल राइट्स defined by a system of laws. Any country or the organization, moral rights are based on the ethical standards, purpose, let a person freely pursue
pursue certain actions without interference from others, like हम इसके अंदर values की बात कर सकते हैं तमाम. Defining attitude is a mental stage of readiness learned and organized through experience, exerting a specific influence on a person's response to people, object and situation with which is related. कि एक मेरा काम करने का तरीका, मेरा एटीट्यूड, जैसे हम कहते हैं ना कि with the positive attitude or the negative attitude, तो मैं किस तरह से मतलब उस एटीट्यूड के साथ काम कर रहा हूँ, मैं किस तरह से जो है उन तमाम चीजों को अचीव कर रहा हूँ. A persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some object. अच्छा, some attitudes with are associated with job satisfaction, like work itself, co-workers, promotion opportunities, pay, working conditions, supervision, job security. Well, these are the attitudes. Some types of attitudes are the organization behavior focuses our attention on a very limited number of job related attitudes. Most of research in organizational behavior has been concerned with three attitudes, like job satisfaction, job involvement and organizational commitment. Like कि मैं कितना ज़्यादा job से satisfy हूँ, मेरी कितनी ज़्यादा involvement है, मैं जितना satisfy होऊंगा उतना मैं involve होकर काम करूंगा और organization के साथ मैं उतना ही ज़्यादा एक commitment show कर रहा हूँगा. Determinants of job satisfaction की बात की जाए कि mentally challenging work की हम बात करें कि एक जिसमें मेरी मेंटल एफर्ट्स ज्यादा लग रही हैं, इक्विटेबल रिवॉर्ड्स कि मुझे उसमें ज्यादा रिवॉर्ड्स मुझे मिल रहे हैं तो आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब. सपोर्टिव वर्किंग कंडीशंस की हम बात करते हैं कि कितना ज्यादा वो एक वर्किंग कंडीशन जो है सपोर्ट कर रही हैं, मेरे कोवर्कर्स जो हैं मुझे सपोर्टिव कोलीग्स, मेरे कोवर्कर्स जो या मेरे कोलीग्स भी इतने सपोर्टिव हैं, मेरे वर्किंग कंडीशंस लाइक द एनवायरनमेंट की हम बात कर सकते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मौजूद हैं, पर्सनालिटी के आई एम के पॉजिटिव पर्सन, मेरे साथ जो लोग हैं पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं, मुझे जो है एक जो मेरा बॉस है, जो मेरे लीडर्स हैं, जो वो मतलब एक अच्छी पर्सन है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है उनकी. उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ job satisfaction on employees performance, कि managers interest in job satisfaction tends to center on its effect on employees performance. Much research has been done on the impact of job satisfaction or employees productivity, absenteeism and turnover. कि मैं इसके अंदर इस चीज को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि किस तरह से मतलब मैं जॉब से सेटिस्फाई हूँ, कौन सी ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो मुझे सेटिस्फाई कर रही हैं. तो बहुत रिसर्चेस इसके ऊपर की गई हैं. सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें कि हैप्पी वर्कर्स आर नॉट नेसेसरली प्रोडक्टिव वर्कर्स. The evidence suggests that productivity is likely to lead to satisfaction. कि productivity जो है वो एक satisfaction की वजह है कि मैं कितना productive हूँ. Happy workers are not necessarily productive workers. जरूरी नहीं है कि जो खुश हैं, जो मतलब वो प्रोडक्टिव भी हैं, बट जो प्रोडक्टिविटी होती है वो मुझे सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाती है. एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल देयर इज renewed support for the original satisfaction performance leadership. It seems organization with the more satisfied workers as a whole are more productive organization. अच्छा, इफेक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस से मजीद अगर देखते हैं कि सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटीज्म की बात करते हैं हम कि वी फाइंड अ कंसिस्टेंट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटीज्म. द मोर सेटिस्फाइड you are, the less likely you are missed to work. Absenteeism, like you miss your work, you got absent from your workplace. तो अब बात ये कि जितना सेटिस्फाई आप होंगे उतना ही आप जो है कम अपने काम को मिस करेंगे या अपने वर्क प्लेस से आप छुट्टी कम से कम करेंगे. इट मेक सेंस दैट कि डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू मिस वर्क. कि जो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय हैं, कि जो सेटिस्फाई नहीं है, वो अपने काम को
मिस कर रहे होते हैं, या वो ये कहते हैं कि वो उसमें मुख्तलिफ बहाने ढूंढ रहे होते हैं, वो ऑफ छुट्टियां कर रहे होते हैं, बट फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप एंड रिड्यूस द कोरिलेशन कोफिशिएंट. For example, you might be a satisfied worker. You will still take a mental health day to head for a beach now and again. After that, effect of types of motivation on teachers' performance की अगर हम बात करते हैं, the first thing is the independent variable and another is dependent, like motivation. Motivation की अगर हम बात करते हैं तो motivation is something like the independent variable. अगर हम टीचर्स परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात करें, लाइक कि अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं, सम आर द इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड अदर आर द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस की अगर हम बात करते हैं, लाइक सैलरी, फ्री मील्स, अलाउंसेस, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल अलाउंसेस, लाइक एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक कैश की फॉर्म में दी जा रही है, या कोई ऐसी कि जो मुझे मोटिवेट कर रही है. इंट्रिंसिक की मैं बात करूंगा, लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. अच्छा, टीचिंग एंजॉयमेंट, करियर अचीवमेंट, कंपटीशन, रिकॉग्निशन, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, प्रमोशन, कंट्रोल ओवर पीपल, कि मैं एक लीड कर रहा हूँ डिपार्टमेंट को, दैट इज आल्सो द इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर मी. अच्छा, टीचर परफॉर्मेंस की बात करूं, दैट इज डिपेंडेबल वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. किस पे डिपेंडेंट है? मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है. मोटिवेशन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा, एक्सट्रिंसिक से कनेक्टेड है, और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो है मोटिवेशन से कनेक्टेड है, लाइक प्रिपरेशन ऑफ लेसन नोट्स, regular and early reporting, attending school functions and meetings, supervision of school activities, participation in extracurricular activities, adequate teaching preparation schemes of work, lesson plans, regular pupil assessments. Basically, these are the teacher's responsibilities. And if the teacher perform well, they achieve these all things, so he or she get the extrinsic and the intrinsic motivation. अगर उसको प्रॉपर्ली मिल रहे होंगे तो वो देखें दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. वो ये कर रहा है तो उसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहे हैं मोटिवेशन, तो वो अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर से बेहतर बना रही है. जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं कि कोर जॉब डायमेंशंस हैं, क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स एंड द पर्सनल वर्क आउटकम्स है. These all three things are connected with each other. Core job dimensions की बात करें कि स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक. अगर हम स्किल वैरायटी की बात करते हैं तो स्किल्स वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी एंड task significance, we have the experience meaningfulness of the work, कि I am experience. Autonomy की बात अगर हम करते हैं तो experience responsibility for outcome of the work, and the feedback की अगर हम बात करें कि knowledge of the actual result of the work activities. ठीक है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है. उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कोर जॉब डायमेंशंस आ रहे हैं वो क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स और पर्सनल वर्क आउटकम के साथ कनेक्टेड है. अच्छा, उसके बाद फीडबैक की बात करें कि नॉलेज ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द वर्क एक्टिविटीज. ठीक है, फीडबैक. अच्छा, उसके बाद इसके साथ कनेक्टेड जो पर्सनल एंड वर्क आउटकम्स है कि हाईली इंटरनल वर्क मोटिवेशन, high quality work performance, high satisfaction with the work, and low absenteeism and the turnover. ठीक है, कि मैं मतलब जब satisfy हूँ तो it becomes the low absenteeism. And the thing connected with the both sides, the employee growth need strength. We have some results of decrease in employee satisfaction, like employee withdrawal, voluntary turnover and absenteeism, job performance, decrease in organizational commitment, decrease motivation, decrease in organizational productivity. Now, organizational behavior की हम बात कर रहे हैं तो we have to understand some basics of the human behavior also. We have some biological characteristics, which are the age, gender, tenure, marital status. Start with the age.
you can see in the first point, the relationship between age and job performance is increasing in importance. Well, when we start our career at the early age, we are more efficient, we are more energetic, and we perform well in every department. But after some time, when we getting old, we think कि अब तो जनाब हम यहाँ पे हैं, अब हमको यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस तो जाहिर सी बात है दिखानी है, मतलब हमारी एक उस ऑर्गेनाइजेशन में एक हमारी एग्जिस्टेंस जो है मतलब परफॉर्मेंस बेस पे ही होगी, ऐसे तो कोई भी किसी को कहीं पे नहीं रखता, तो मतलब वैसे इट्स लाइक दैट कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब परफॉर्मेंस. अच्छा, फर्स्ट देयर इज अ वाइड स्प्रेड बिलीव दैट जॉब परफॉर्मेंस डिक्लाइन विद इंक्रीजिंग एज. जॉब परफॉर्मेंस जो है एक एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही होती है, तो एक जॉब इंसान की जॉब परफॉर्मेंस जो है लो होती जा रही होती है, डिक्लाइन होती जाती है. सेकंड, द वर्क फोर्स इज एजिंग. वर्कर्स ओवर 55 आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द वर्क फोर्स. अच्छा, second point, employers perceptions are mixed. They see a number of positive qualities that older worker bring to their job, specifically experience, judgment, a good work ethic, and commitment to quality. बिकॉज एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, ये जो एक ओल्डर एज वर्कर होता है, वो उसको पता होता है दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर्स. उसको पता है कि मुझे अगर जॉब मैं लूज करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा सफर करूंगा, तो वो बहुत ज्यादा कमिटमेंट के साथ काम कर रहा होता है. उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, जजमेंटल स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो चुके होते हैं, तो एक अरसे से वो काम कर रहा है, और वो क्वालिटी के ऊपर एक का कमिटमेंट उसके अंदर होता है. कि ओल्डर वर्कर्स आर also perceived as lacking flexibility, as being resistant to new technology. Another that's a drawback कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर एक कम खत्म हो जाती है, कि कोई टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे आ रही है तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, उसके साथ वो कोप अप नहीं इतनी इजीली नहीं कर पा रहा एज कम्पेयर टू द अर्ली यंगस्टर्स के. एक यंगस्टर अगर आ रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं कि किस तरह से मतलब काम करना है, तो वो उसको हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं. अच्छा, it is tempting to assume that age is also inversely related to absenteeism. एज भी मतलब इसका एक फैक्टर है. most studies do show an inverse relationship, but close examination find that the age absence relationship is partially a function of whether the absence is avoidable or unavoidable. In general, older employees have a lower rate of avoidable absence. However, they have high rates of unavoidable absence, probably due to their poor health associated with aging and longer recovery periods when injured. कि एक जाहिर सी बात है कि एक ओल्ड एज एम्प्लॉय जो होगा उसके ऊपर उस वक्त डिफरेंट डिजीजेस भी अटैक कर रही होंगी, उसका जो एक रिकवरी पीरियड होगा वो भी स्ट्रांग होगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके घर में कोई बीमार हो गया, उसका बच्चा बीमार हो गया, उसकी वाइफ बीमार हो गई, तो बेसिकली अब उसके एक अनअवॉइडेबल जो उसकी एब्सेंसेस हैं वो जो है इंक्रीज हो रही होती हैं. अच्छा, there is a widespread belief that productivity declines with age and that individual skill decay over time. Review of the research find that age and job performance are unrelated. This seems to be true for almost all type of job, प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल. एक प्रोडक्टिविटी जो है एक एज के साथ जो है डिक्रीज होती जा रही होती है, लाइक कि एक एज बढ़ रही है तो जाहिर है एनर्जी भी कम होती जा रही है. मैं पहले अगर 16 घंटे काम करता था तो अब मैं 10 घंटे काम करने के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं बचती, 8 आवर्स या 10 आवर्स में काम कर सकता हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी इस तरह से जो है डिक्रीज हो रही होती है. अच्छा, the relationship between age and job satisfaction is mixed. Most studies indicate a positive association between age and satisfaction, at least up to age 60. Other studies, however, have found a U-shaped relationship
when professional and non-professional employees are separated, satisfaction tend to continually increase among professionals as they age, whereas it falls among non-professionals during middle age and then rise again in the later years. अच्छा, उसके बाद हम जेंडर के हवाले से अगर बात करते हैं तो there are few, if any, important difference between men and women that will affect their job performance, including the areas of problem solving, analytical skills, competitive drive, motivation, sociability, लर्निंग एबिलिटी के एक डिफरेंस कहा जाता है कि होता है कि मैन एंड विमेन में उनकी जॉब परफॉर्मेंसेस में। तो हम अगर बात करते हैं कि लाइक कि एक जनरल परसेप्शन है कि मैन्स आर मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज मैन could able to control their nerves in a critical situation. On the other hand, the women's are in stress when they are in the some critical situation. They have men's are more analytical skills than females. Competitive drive, motivation की बात करें कि एक मोटिवेशन मिल रही होती है, लर्निंग एबिलिटी ज्यादा है, दोनों में ही ज्यादा होती है। हम मैरिटल स्टेटस की अगर बात करें कि देयर आर नॉट इनफ स्टडीज टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन अबाउट द इफेक्ट ऑफ मैरिटल स्टेटस ऑन जॉब प्रोडक्टिविटी। रिसर्च कंसिस्ट अच्छा एक इसके अंदर अगर हम अब इसके पाकिस्तानी पॉइंट को इसके अंदर अगर ऐड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैरिट आफ्टर मैरिज men's are more responsible, they are more लाइक हम इसे कहें कि वर्क विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्योंकि उनको पता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो अब वो ज्यादा मतलब एक एफिशिएंसी के साथ काम करो तो उनकी जॉब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है। रिसर्च कंसिस्टेंटली इंक्रीज दैट मैरिड एम्प्लॉयज हैव फ्यूअर एब्सेंसेस, अंडरगो फ्यूअर टर्नओवर्स एंड आर मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स देन their unmarried co-workers. More research needs to be done on the other statuses beside single or married, such as divorce, domestic partnering, एक्सेट्रा। लाइक हम अगर बात करते हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये जॉब मेरी आई लूज दैट जॉब तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर्स। तो मतलब मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल काम होगा कि अगर मैं यहाँ से जॉब अगर खो देता हूँ। तो you can see in that point के indicate that married employees have fewer absences, कि वो मौका नहीं दे रहे होते। अच्छा, more satisfied with their jobs than are their unmarried co-workers, एक उनकी मतलब एक ज्यादा एक जिसे कह सकते हैं कि वो सेटिस्फाई होते हैं, प्रोडक्टिव वो ज्यादा होते हैं। टेन्योर की अगर हम बात करते हैं कि एक्सटेंसिव रिव्यूज of the seniority productivity relationship have been conducted. There is a positive relationship between tenure and job productivity. Tenure like length of service, कि कितने अरसे से मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ। There is a negative relationship between tenure to absence. Tenure is also a potent variable in explaining turnover. Tenure has consistently been found to be negatively related to turnover and has been suggested as one of the single best predictor of turnover. The evidence indicate that tenure and satisfaction are related. Basically, हम ये कह सकते हैं कि एक इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि मैं जितना ज्यादा टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो मैं इतना ही ज्यादा लॉयल होऊंगा, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी से मैं काम कर। अच्छा, आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस को अगर हम मजीद कंटिन्यू करते हैं कि सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर की अगर हम बात करें कि सेटिस्फेक्शन इज आल्सो नेगेटिवली रिलेटेड टू टर्नओवर, but the correlation is stronger than what we found for absenteeism. Satisfaction जो एक टर्नओवर के साथ नेगेटिवली रिलेट करता है, और एक मतलब हम कह सकते हैं कि एब्सेंटीज्म वहां पे एक कम होती है।
other factors such as labor market conditions, expectations about alternate job opportunities, and length of tenure with the organization uh, are important constraint on the actual decision to leave one's current jobs. Evidence indicate that an important moderator of the satisfaction turnover relationship is the employee's level of performance. ठीक है, परफॉर्मेंस का लेवल भी एक बड़ी अहमियत रखता है एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के ऊपर, उसका टर्नओवर के ऊपर, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और किस तरह से वो एक डिसीजन ले सकता है कि मैं जब यहाँ पर प्रोडक्टिव हूँ, सेटिस्फाई हूँ, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं उस जॉब को छोड़ के चला जाऊं. Ways to express dissatisfaction. There are a number of ways employees can express dissatisfaction. Exit, voice, loyalty, neglect. Like exit की बात करें कि वो छोड़ के चला जाए, छोड़ गया कि जी मैं सेटिस्फाई नहीं था इसलिए बस मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. वॉइस अपनी रेस करे कि मतलब हर एक से मतलब इस बारे में डिस्कस करे कि जी इस तरह से हो रहा है या ऐसा हो रहा है. मतलब एक हर किसी से अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए. लॉयल्टी की बात करें कि जी मैं तो देखे लॉयल हूँ, उसके बाद भी मैं डिससेटिस्फाई हूँ, मतलब लॉयल्टी मेरी कम होती जा रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ, मैं इग्नोर कर रहा हूँ चीजों को, मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब मुझे जो वर्क असाइन किया जा रहा है तो मतलब मैं उसको ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, कुछ वी हैव सम टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड. फर्स्ट थिंग इज फीलिंग्स, like experience towards an object, person or event that create a state of readiness. मतलब एक फीलिंग्स के मेरे अंदर आ रही है, मतलब एक मैं क्या महसूस कर रहा हूँ किसी शख्स को देख के, किसी ऑब्जेक्ट को देख के, किसी इवेंट को अटेंड करके, मेरी क्या फीलिंग्स हैं, मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, आइदर आई फील गुड और बैड. तो ये मेरी बेसिकली फीलिंग्स होती है, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं कर रहा होता हूँ. अफेक्ट इज अ जेनेटिक टर्म दैट कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग that people experience and encompasses both emotions and moods. ठीक है, एक इफेक्ट मेरे ऊपर असर असर क्या कर रहा है, असर अंदाज क्या किस तरह से हो रहा है, मेरे इमोशंस या मेरे मूड्स के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है, कि मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ जो मीटअप कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मिलके, मतलब मेरी फीलिंग्स, जो मैं फीलिंग्स मुझे आ रही हैं वो फीलिंग्स, ये देख अब इस तरह से देखें कि जो फीलिंग्स मुझे आ रही हैं उससे मेरे ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, मेरे ऊपर असर क्या हो रहा है, मैं किस तरह से इसको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस क्या है, लाइक मैं शो क्या कर रहा हूँ फिजिकली, मैं क्या शो कर रहा हूँ. इमोशंस आर इंटेंस फीलिंग दैट आर डायरेक्टेड एट समवन और समथिंग. दे आर द रिएक्शन नॉट अ ट्रेट. ये रिएक्शंस है बेसिकली, मैं दिखा रहा हूँ कि बच्ची ये मेरे, मतलब मैं इमोशंस अपने शो कर रहा हूँ कि मैं गुस्से में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं डिससेटिस्फाई हूँ, मतलब मैं एक न्यूट्रल वे में रिएक्ट कर रहा हूँ. व्हाट आई थिंक, व्हाट आई शुड रिएक्ट. अच्छा, मूड्स की हम बात करते हैं कि मूड्स आर फीलिंग दैट टेंड टू बी लेस इंटेंस than emotions and with which lack a contextual stimuli. They are not directed at an object. there's a difference between emotions and the mood. इमोशंस मतलब होते हैं कि मैं दिखा रहा होता हूँ और ये फेक भी हो सकते हैं, जबकि मूड, व्हाट्स माय एक्चुअल मूड, मैं मतलब क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे बुरा लग रहा है सब कुछ, या मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है. एनवायरनमेंट से क्या एक्सट्रैक्ट करके, मतलब जो मेरे मूड के ऊपर एक असर अंदाज हो रहा होता है. अच्छा, फेल्ट वर्सेस डिस्प्लेड इमोशंस. कि फेल्ट इमोशंस आर इंडिविजुअल एक्चुअल इमोशंस, कि जो मैं महसूस कर रहा होता हूँ वही मेरे इमोशंस होते हैं, वही मेरे एक्चुअल इमोशंस हैं, जेन्युइन जेन्युइन इमोशंस जिनको मैं कहूंगा कि मेरे वो इमोशंस हैं. अच्छा, displayed emotions are those that are organizationally required and considered appropriate in a given job. They are learned. Like displayed emotions के मतलब मुझे अगर बुरा भी लग रहा है तो मुझे शो करना है. लाइक मैं अगर किसी बैंक जॉब्स की अगर बात करूँ, लाइक जो कैशियर एक बैठा हुआ है, अब उसका मूड जैसा भी है, वो सुबह अपनी बेगम से लड़कर आया है, अब उसको कस्टमर के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करना है. कस्टमर को अगर वो उल्टे सीधे जवाब दिया करेगा तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हुआ तो उसका इम्पैक्ट उसकी जॉब के ऊपर भी आ सकता है. तो दैट्स आर द डिस्प्लेड इमोशंस कि जो कि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है,
और एक जॉब की मेरी मतलब एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस तरह से शो करना है जो मैं एक सीख रहा होता हूँ कि felt and displayed emotions are often different. This is particularly true in organization where role demands and situation often require people to exhibit or emotional behaviors and mask their true feelings. मेरे ट्रू फीलिंग्स के मतलब मुझे रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना है कि लाइक कि अगर मैं गुस्से में हूं तो मतलब जरूरी नहीं है कि मैं अपने बॉस के सामने जाके उसको उल्टा सीधा बुरा भला कहना शुरू कर दूं। मुझे उसके सामने जाके एक स्माइल के साथ एक मतलब बात करनी पड़ेगी, या एक जो भी मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ या जिस तरह से मैं कस्टमर को डील कर रहा हूँ बेसिकली ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है और मैं किस सिचुएशन में हूँ इस चीज को मुझे एनालाइज करके उसके बाद मुझे रिएक्ट करना होता है। अच्छा, वर्क मूड्स एंड द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज। अच्छा, वर्क मूड्स की अगर हम बात करते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज कि मूड्स आर कैटेगराइज्ड एज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरे पॉजिटिव मूड्स भी हो सकते हैं, मेरे नेगेटिव मूड्स भी हो सकते हैं, मैं खुश भी हो सकता हूँ, मैं गुस्से में भी हो सकता हूँ। अच्छा, पॉजिटिव मूड्स इंक्लूड फीलिंग एक्साइटेड, खुश हूँ, पुरजोश हूँ, enthusiastic, energetic, एक्टिव, स्ट्रॉन्ग, पेपी, इलेटेड, मतलब मैं एक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नेगेटिव मूड्स की अगर हम बात करते हैं, फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, परेशान हूँ, बेचैन हूँ, fearful, डरा हुआ हूँ, scornful, hostile, जिटरे और नर्वसनेस में शो कर रहा हूँ। अच्छा, मूड्स कैन ऑल्सो बी लेस इंटेंस, मूड हैज इंपॉर्टेंस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कि एक मतलब एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है ये, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मूड्स का एक बड़ा किरदार होता है। अच्छा, research suggests that positive moods promote creativity, result in helpfulness to co-workers and customers, and increase the performance of subordinates. मेरे जो पॉजिटिव मूड्स है ना, जिनकी हमने यहाँ देखे बात करी है, एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक, एक्टिव, स्ट्रॉन्ग की, तो मैं ये चीज मतलब एक क्रिएटिविटी प्रमोट कर रही है मेरे अंदर। अगर मैं नेगेटिवली ही सोच रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मैं पॉजिटिवली जब कर रहा हूँ तो मैं क्रिएटिविटी की तरफ जाऊंगा, और इससे क्या होगा कि मैं अपने दूसरे कोवर्कर्स की भी हेल्प आउट कर रहा हूँ, खुद भी एफिशिएंट हो रहा हूँ, और परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो रही है, मेरी भी, ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे सबऑर्डिनेट्स की भी। जबकि नेगेटिव मूड्स की अगर मैं बात करता हूँ कि नेगेटिव मूड रिजल्ट इन मोर एक्यूरेट जजमेंट, लाइक के एक परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की हम बस बात करते हैं कि मतलब मेरी वो परफॉर्मेंसेस भी इफेक्ट कर रही हैं, और मतलब मैं परफॉर्मेंस ही सही नहीं कर पा रहा, और दैट विल इफेक्ट माय परफॉर्मेंस अप्रेजल एट द एंड ऑफ ईयर, कि जजमेंट मेरी खराब हो रही है। You can see in that point कि both positive and negative mood influence decision making. ये मेरे डिसीजन मेकिंग के ऊपर असर अंदाज हो रहा है। लाइक मैं गुस्से में अगर कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो उस वक्त यकीनन मैं कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ। मैं अच्छे मूड से लेके उसके ऊपर सोचो विचार करके अगर कोई डिसीजन लूंगा तो लाजमी सी बात है कि वो डिसीजन मेरा सही भी होगा। अदरवाइज ये मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी खतरनाक हो सकता हूँ और अपने लिए भी खतरनाक हो सकता हूँ। इमोशनल डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं, वी हैव द वैरायटी, देयर आर मेनी इमोशंस, 6 universal emotions have been identified: anger, fear, sadness, happiness, disgust, surprise. Like anger, गुस्सा, fear, डर, sadness, उदास, happiness, खुशी। Emotions, disgust, like कि बहुत बुरा, खतरनाक, surprise, आई एम सरप्राइज विद happiness और द anger। ठीक है, एक मतलब सरप्राइज है मेरे लिए, लाइक के माय बॉस सरप्राइज मी के यू फायर्ड फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स अ सरप्राइज फॉर मी, और ये मेरे अंदर एक डिसगस्ट और एक सैडनेस और एक एंगर पैदा करेगा। जबकि मुझसे ये कहा गया कि देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, यू गॉट प्रमोटेड, इट क्रिएट्स द हैप्पीनेस इन मी। कुछ फेयरनेस होगी, पॉजिटिव साइड की होगी कि अब नई पोस्ट है,
नया मतलब जिसे कह सकते हैं काम होगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो एक फेयरनेस टाइप भी हमारे पास आ सकती है. अच्छा, emotions are identified along a continuum from positive to negative. The closer any two emotions are to each other on this continuum, the more people are likely to confuse them. ठीक है? Intensity की जब हम बात करते हैं कि people give different responses to identical emotion, provoking stimuli. Sometimes this can be attributed to personality. Personality को बहुत affect कर रही होती है intensity. People vary in their inherent ability to express intensity, from never showing feeling to displaying extreme happiness or sadness. कि ये एक बड़ा एक किरदार अदा कर रहा होता है कि एक शिद्दत, या तो मैं शिद्दत से खुश हूं, या तो मैं शदीद खुश हूं, या तो मैं शदीद उदास हूं. मतलब ये बहुत मतलब एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं. अच्छा, जॉब make different intensity demand in term of emotional labor. For example, air traffic controllers must remain calm even in a stressful situation. कि मतलब एक शिद्दत की अगर हम बात करते हैं कि जो डिमांड है उसकी, कि मुझे एक अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है. जैसे एग्जांपल दी गई है कि ट्रैफिक कंट्रोलर्स, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, उनको अपने आप को हमेशा काम रखना है, भले से स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो. अगर वो एक फेयरनेस की तरफ चले गए या एंगर की तरफ चले गए, तो एक बड़ा लॉस जो है हो सकता है. बेसिकली ये तमाम जो है हमारी एक जैसे कह सकते हैं कि एक सिचुएशन इस तरह की बन रही होती है. अच्छा, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं कि इमोशनल लेबर दैट रिक्वायर्स हाई फ्रीक्वेंसी और a long duration is more demanding and requires more exertion by employees. Acha. Whether or not the employees can successfully meet the emotional demand of a job depends on both the intensity of the emotions displayed and for how long the efforts has to be made. It's like the frequency and the duration. अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ टोज मैट्रिक्स. अब एक हम मैट्रिक्स की तरफ आते हैं. हम बात करते हैं कि एक हमारे पास जैसे लाइक हम जैसे पढ़ते हैं शॉर्ट की हम बात करते हैं ना कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो दैट्स द मैट्रिक, इट्स कॉल्ड द टोज मैट्रिक्स, ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट. लाइक threats, opportunities, weaknesses, and the strengths. Strength and weaknesses are the internal factors, yes. Like what my strength is and what are my weaknesses, these are the internal factors. And opportunities and threats are the external factors. Because threats like the law and order situation, or opportunities like there is something in the market, if I invest something some more money in the market, so I can get the positive result. So that's the external factor for me. अच्छा, capitalize on strength. ठीक है, overcome your weakness, capture the opportunities and avoid the threats. Like what your weaknesses are, converted those weaknesses into your strength, and also capturing your opportunities which you seek in the market, and also avoid the threats like some natural disasters. We are not able to avoid that threats, but like law and order situation in the city, or fear of the competitors, these are like the threats for any organization. So
we create that kind of situation so we can avoid the threats. Here you can see the TOWS matrix on your screen. Like here you can see the strength, weakness, opportunities, strategies, threats, strategies, and strategies. Now you can see here strengths, weaknesses, list weaknesses, opportunities, SO strategies. Means strength opportunities. Use strength to take advantage of opportunities. ठीक है कि एक अपनी स्ट्रेंथ से बनाए आप जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं उनका एडवांटेज लेते हुए आप उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं. अच्छा, WO स्ट्रेटजीज लाइक कि वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज, ओवरकम वीकनेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ठीक है कि एक अपने अपॉर्चुनिटीज को एडवांटेज बनाते हुए अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करें एंड कन्वर्टेड दैट वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ. अच्छा, आफ्टर दैट द थ्रेट्स, क्या 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 मुझे डर हैं, क्या क्या मुझे खौफ हैं, लिस्ट करें उनको. अच्छा, स्ट्रेंथ, ST स्ट्रेटजीज, स्ट्रेंथ थ्रेट्स. यूज स्ट्रेंथ टू अवॉइड थ्रेट्स. कि मैं इतना, मेरा मुझे थ्रेट है कि मेरा कॉम्पिटिटर मुझे ओवरकम ना कर जाए. मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक स्मूथली और बहुत ज्यादा मैं कर सकता हूँ. कि मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं इसकी बुनियाद पे अपने उस थ्रेट को ओवरकम कर सकता हूँ, मैं अवॉइड कर सकता हूँ. अच्छा, WT स्ट्रेटजीज, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स. मिनिमाइज वीकनेसेस एंड अवॉइड थ्रेट्स. कि मैं अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करूं, कम से कम करूं, और जिसकी बेस पे मैं अपने थ्रेट्स को अवॉइड कर सकता हूं. तो लाइक ये एक हम कह सकते हैं कि दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ TOWS मैट्रिक्स. Now you can see internal factors which are strengths and weaknesses, and the external factors are opportunities and threats. Here you can write your internal strength कि आपकी क्या strength है. like ये. अच्छा देखिए, एक बात होती है जो हम sort बनाते हैं या TOWS बनाते हैं, it's not necessary कि एक organization को या individual का भी हो सकता है. कि मेरे जो भी strengths हैं, जो मेरी जो भी मेरी weaknesses हैं, अच्छा उसके बाद जो है मेरे external threats की या threats की बात आ गई. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करते हैं स्टेप्स की, अगर हम बात करें कि स्टेप 1 to 6 हमारा क्या है कि टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, ऑल्सो प्रिपेयर कंटिंजेंसी प्लान्स. कंटिंजेंसी प्लान्स कौन से होते हैं? बेसिकली हमारे प्लान बी. कंटिंजेंसी प्लान्स हमारे प्लान्स बी होते हैं. अच्छा, स्टेप की अगर हम 2 की बात करते हैं कि आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग फैक्टर: इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी. अच्छा, एक हमारा होता है पेस्ट एनालिसिस. सॉर्ट की तो हमने बात की, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी. एक होता है पेस्ट के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. पेस्ट एनालिसिस भी हम कर रहे होते हैं, जो हम उनकी बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, कॉम्पिटिशंस. अच्छा, उसके बाद जो है स्टेप 3 है कि प्रिपेयर फोरकास्ट, मेकिंग प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर. किस तरह से मतलब मैं इन चीजों को देख रहा हूँ. अच्छा, आफ्टर दैट स्टेप 5 डेवलप ऑल्टरनेट्स. स्टेप 6 मेरा है कि मेक स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, कंसिडर स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स एंड एक्शंस. अच्छा, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज क्या है? मैक्सी मैक्सी. मैक्सी मैक्सी मींस कि मैक्सिमम मैक्सिमम. जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हैं. अच्छा, वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज कि मिनिमम वीकनेसेस, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज. स्ट्रेंथ थ्रेट क्या है? मैक्सी मिनी. मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम थ्रेट्स. WT मिनी मिनी, मिनिमम वीकनेसेस एंड मिनिमम थ्रेट्स. तो बेसिकली ये एक हमारी एक इसकी एक हो सकती है कि मैं एग्जांपल इसके आगे जाके एक और हम लेंगे. आप खुद भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. क्वेश्चन किसी को हो तो बिल्कुल मुझसे उसके मुताबिक पूछ सकते हैं आप लोग. अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव अनदर थिंग, MBA. तो हम सुनते हैं कि मैनेज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. वी हैव द थिंग द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स, MBO. MBO बेसिकली क्या होता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट एम्फसाइजेस
participatively set goals that are tangible, verifiable, and measurable. It is not a new idea. It originated more than 50 years ago. एक गोल सेट जो किया जा रहा होता है, जो कि टेंजिबल है, वेरीफाइबल है और मेजरेबल है, अटेनेबल है, अचीवेबल है, एक ऐसा गोल सेट किया जा रहा है, गोल्स, डिफरेंट गोल सेट किए जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट या एमबीओ. और ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स ओरिजिनेटेड मोर देन 50 इयर्स अगो. अच्छा, MBO appeals lies in its emphasizes on converting overall organizational objectives into specific objectives for organizational units and individual members. ठीक है, ये भी मतलब हम देखते हैं इसके अंदर कि एक जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है वो इंडिविजुअल मेंबर्स के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है. एमबीओ ऑपरेशनलाइजेस ऑब्जेक्टिव्स बाय डिवाइसिंग अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑब्जेक्टिव कैस्केड डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है कि एक हम ये देखते हैं कि मैं जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स या एमबीओ जो है वो किस तरह से जो है वो एक ऑपरेशनलाइज कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स को, कि किस तरह से जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम किया जा रहा है, डिफरेंट गोल सेट किए जा रहे हैं जो कि टेंजिबल हैं, वेरीफाइबल हैं, मेजरेबल हैं, अटेनेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, अचीवेबल हैं. ये तमाम हम जिसके अंदर पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली हमारा एमबीओ कहलाता है, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स. Four ingredients common to MBO programs are goal specificity, participative decision making, and explicit time period and performance feedback. इसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं गोल स्पेसिफिसिटी की. अगर हम बात करते हैं गोल कितना स्पेसिफिक है, मैं कितना स्पेसिफिक होकर काम कर रहा हूँ. डिसीजन मेकिंग मेरी कितनी पार्टिसिपेटिव है, हाउ मच आई इन्वॉल्व डिफरेंट पीपल इन द डिसीजन मेकिंग. उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं कि एक टाइम पीरियड में कितना ले रहा हूं. उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं एक परफॉर्मेंस फीडबैक के, जो मैंने परफॉर्म किया, वो जो मैंने परफॉर्म किया वो मतलब एक मेरा फीडबैक क्या है. तो एक परफॉर्मेंस जो है उसका फीडबैक क्या है. अच्छा, आफ्टर दैट गोल स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स इन एमबीओ should be concise statement of expected accomplishment, like to cut departmental cost by 7%, to improve service by ensuring that all telephone orders are processed within 24 hours of receipt, or to increase quality by keeping return to less than 1% of sale. ये मतलब ये इसके एक हम जैसे कह सकते हैं कि एक पॉइंट्स हैं कि गोल्स जो मैंने अचीव करने हैं. उसके बाद मैं बात करता हूँ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग की, के द ऑब्जेक्टिव्स और एमबीओ आर नॉट यूनिलैटरली सेट बाय बॉस एंड देन असाइन्ड टू एम्प्लॉयज. द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय jointly choose the goals and agree on how they will be measured. किस तरह से मतलब एक गोल चूज किया गया और किस एग्री कर रहे हैं और किस तरह से मुझे उसको अचीव करना है, क्या तरीकेकार होगा, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं. एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड की बात करूं कि ईच ऑब्जेक्टिव हैज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन विच इज टू बी कंप्लीटेड. कि एक टाइम पीरियड है कि मुझे कितने अरसे में इसको कंप्लीट करना है, टिपिकली 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और अ ईयर. कि एक मैं सेट कर रहा हूं कि जी मुझे ये गोल इतने अरसे में अचीव करना. लाइक यू ऑल आर स्टार्टेड योर डिग्री, लाइक आप लोगों के जहन में होगा कि जी हमको ये इसको विद इन 4 इयर्स या 3 इयर्स या जितने भी टाइम में मुझे इसको कंप्लीट करना है. एक सेमेस्टर है, उसके 30 क्लासेस हैं या 15 क्लासेस हैं, तो मुझे उनको कंप्लीट कर लूंगा तो मैं उसके बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा.
आफ्टर दैट परफॉर्मेंस फीडबैक की अगर हम बात करते हैं कि एमबीओ सीक्स टू गिव कंटिन्यूअस फीडबैक ऑन प्रोग्रेस towards goals so that workers can monitor and contract their own actions. कि किस तरह से एक जिस तरह वो गोल अचीव कर लिया गया, अब परफॉर्मेंसेस को एनालाइज किया जाए, जज किया जाए कि जो मिस्टेक्स की गई उनको एक्शंस को उनको जो है करेक्ट किया जाए ताकि इन फ्यूचर उनको दोबारा से रिपीट ना किया जाए. तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स होते हैं एमबीओ में जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहे होते हैं. अच्छा, डिफाइनिंग ग्रुप की अगर हम बात करते हैं कि टू और मोर इंडिविजुअल इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ कॉमन गोल. तो हम इसके अंदर ये कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग जो इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये एक कॉमन गोल वो अपना सेट कर रहे हैं. अ ग्रुप इज टू और मोर इंडिविजुअल इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट who perceive themselves as being a group and have come together to achieve particular object. या फिर a group is two or more individual interacting and interdependent यानी एक दूसरे के ऊपर interdependent है. Who perceive themselves as being a group and have come together to achieve particular objective. अच्छा, defining criteria for developing groups. प्रोडक्शन आउटपुट की अगर बात करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द वर्क ऑफ द ग्रुप्स वर्क मस्ट मीट और एक्सीड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, वो एक तो टाइमली मैं कंप्लीट कर रहा हूँ विद इन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड. जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है और क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है वो क्वांटिटी भी उतनी है. अच्छा, उसके बाद मेंबर सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि मेंबरशिप इन द ग्रुप must provide people with short term satisfaction and facilitate their long term growth and development. हम ये बात कर रहे होते हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो एक शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन, मतलब एक मेंबर सेटिस्फेक्शन की बात हो रही होती है. अच्छा, कैपेसिटी फॉर कंटिन्यूड कोऑपरेशन, हाउ द ग्रुप कंप्लीट अ टास्क शुड मेंटेन और एनहांस द ग्रुप एबिलिटी टू वर्क टुगेदर. ग्रुप्स दैट डोंट कोऑपरेट कैन नॉट सर्वाइव. कि आपस में कोऑपरेशन नहीं है तो वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते. लोगों की आपस की कोऑर्डिनेशन जो है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, आफ्टर दैट वर्क ग्रुप्स की अगर हम मजीद अगर बात करते हैं कि वर्क ग्रुप्स कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल या इन भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं. कि फॉर्मल वर्क ग्रुप्स हमारे कौन से होते हैं? आर एस्टैब्लिश्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जा रहे हैं. जबकि इमर्ज नेचुरली व्हेन ग्रुप मेंबर्स परसीव दैट अ ग्रुप कैन अचीव गोल और मीट देयर नीड्स. इनफॉर्मल ग्रुप्स हमारे वो होते हैं जो कि एक फ्रेंड्स के दरमियान या कोई इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए जा रहे होते हैं. यू कैन सी हियर formal groups like command groups and task groups, और informal groups जो होते हैं वो interest groups और friendship groups. Now we can see here the formal groups and informal groups include result from the demands and processes of an organization, result from natural grouping of people in work environment in response to social needs. देखिए, एक ऐसे हैं कि जो कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस को डिमांड्स के लिए बनाए जा रहे हैं, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ही
एक सोशल नेटवर्क जैसे डिजाइन किया जा रहा है. अच्छा, इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीन टू एंड, लाइक कमांड ग्रुप या टास्क ग्रुप. कमांड ग्रुप क्या है? ये comprises subordinates reporting directly to give supervisor. जबकि टास्क ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, ये comprises employees who work together to complete a particular task or object. हम इनकी बात कर रहे होते हैं. अच्छा, इनफॉर्मल ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं कि आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर ओन सेक. इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें, comprises workers coming together to achieve a mutual objective. Friendship group comprises workers who share something in common. Why people join groups? For security, status, self-esteem, affiliation, power, and the goal achievement. लाइक सिक्योरिटी के एक साथ मिलके काम करेंगे तो एक सक्सेस का चांस ज्यादा होगा. स्टेटस के एक होगा कि सेल्फ स्टीम की बात है, एफिलिएटेड है. पावर एक आती है दायरा है कि अकेला बंदा और 2 3 5 लोग एक साथ का पावर है कि गोल इजीली अचीव करना है. अच्छा, आफ्टर दैट हम इसके अंदर मजीद देखते हैं. नॉर्म्स की बात करें कि एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर विद इन अ ग्रुप that are shared by the group members. Example, group of waiters. Norms, way of doing things की हम बात कर सकते हैं. Conformity की बात करें कि adjusting one behavior to align with the norms of the group. Push members to behave well. ठीक है, हम मतलब उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं. Reference groups की बात करें कि important groups to which individual belong or hope to belong and with whose norms individuals are likely to conform. cohesiveness की बात करें अगर, the degree to which group members are attached to each other and are motivated to stay in the group, like high input, quality work, cooperation of individual outside the organization. के मतलब हर जगह हम एक दूसरे के साथ connected हैं. अच्छा, ग्रुप प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे, इंक्रीजिंग ग्रुप कोहेसिवनेस की बात करेंगे, ये नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, a group decision making method in which individual members meet face to face to pool their judgment in a systematic but independent fashion. ये एक डिसीजन मेकिंग है मेथड है जिसमें इंडिविजुअल मेंबर्स जो है फेस टू फेस मिल रहे होते हैं और जजमेंट करके डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं. अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें कि आइडिया जनरेशन process that specifically encourages any and all alternates while withholding any criticism to of all of those alternates. ठीक है, ये एक तमाम जो है मतलब एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है कि एक मेंटली मतलब हम तमाम चीजें देख रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग की बात करें, the meeting in which members interact on computer allowing for anonymity of comments or aggregation of votes. Like हम अगर बात करें कि हम एक फिजिकल क्लास अटेंड करते हैं, कंडक्ट करते हैं और अभी हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल हम कनेक्टेड हैं, तो बेसिकली दैट्स लाइक द इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड टीम्स की अगर बात करें कि वर्क ग्रुप जैसे हमने देखा कि शेयर इंफॉर्मेशन, न्यूट्रल, समटाइम नेगेटिव, इंडिविजुअल, रैंडम एंड वेरीड. वर्क टीम्स की बात करेंगे, कलेक्टिव परफॉर्मेंस, पॉजिटिव, इंडिविजुअल एंड म्यूचुअल एंड कॉम्प्लीमेंट्री. यू कैन सी हियर goal, synergy,
accountability and the skills. A small number of people with complementary skills who are committed to a work mission, performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable. कि किस तरह से उनके स्किल्स, लोगों के जो स्किल्स है उनको जज करते हुए जो कॉमन मिशन है, परफॉर्मेंस गोल है, जो कि एक अकाउंटेबल सिचुएशन है. मतलब बेसिकली ये टीम हमारी है कि लोगों जिसमें मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें उनका कॉमन मिशन है, परफॉर्मेंस गोल्स जो उनके हैं, और वो एक मिलके एक जो है चीजों को लेके चल रहे हैं. आज के हम लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग रिव्यू जरूर कीजिएगा इन तमाम टॉपिक्स को जो हमने डिस्कस किए हैं. सो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है. विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफिज़.